जाकर खड़ा हुआ। केवल इसलिए नहीं, मैंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि शायद प्रहलाद गुंजल बोल रहा है सारी विधानसभा को, राजस्थान को ऐसा लग रहा होगा मैं अपनी जाति का पक्ष ले रहा हूं। अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान की तत्समय की सरकार की व्यवस्था से ये पूछूं कि हिंदुस्तान में जो जातिगत आधार पर पुरानी व्यवस्थाएं, जो दलित और आदिवासी की व्यवस्था कायम करके चली गई, इस हिंदुस्तान की राजनीति में अगर प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दलित कोई अगर है तो ईमानदारी से आज सरकारी सेवाओं का विश्लेषण कर लीजिए, 0.0001% भागीदारी इस हिंदुस्तान के गुजर की नहीं है। व्यवस्था का दलित इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता और इस व्यवस्था का दलित की स्थिति को सुधार कर इसको बैसाखी के सहारे बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई में मैं न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। इसे कोई जातिवाद समझे तो समझे, ये मुझे किसी और वर्ग के लिए भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ती तो शायद मैं पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ता। क्या परिस्थितियां थी 5% से पहले? पूरे हिंदुस्तान की नौकरियों में, पूरे राजस्थान की नौकरियों में 1% की भागीदारी हमारी नहीं थी। हम केवल इस मुल्क की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सेना का हिस्सा बनते रहे, लेकिन शासन की, प्रशासन की व्यवस्था का हिस्सा नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अभी हमारी जंग अधूरी है, अभी हमारे सपने अधूरे हैं, अभी हमारी बेहतर लोगों की शहादत का परिणाम पूरा प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको चिंता है, प्रधानमंत्री जी को चिंता है, आपको किसान, जवान जैसी जातियों के बारे में नारों से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति आपके पास है, तो फिर आओ इस कौम के नौजवानों के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनुसूची में डालने का वादा करो, इसकी घोषणा करो। आज प्रदेश में सरकार आपकी, हिंदुस्तान में सरकार आपकी, केवल नारों से पेट नहीं भरने वाला। हिंदुस्तान में आप किसानों की एक सुदृढ़ जमात कहते हो, उन किसानों को जब हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता के रास्ते पर घुटने टेक कर चल रहा था खाद्यान्न की दृष्टि से, लाल बहादुर शास्त्री ने इस मुल्क को आह्वान किया, जय जवान जय किसान, भारत के किसानों उठो, अब अमेरिका के उदारी के कहूं पर अपने आपको निर्भर मत रखो, आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाओ। एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के किसानों ने खून पसीना बहाकर इस भारत को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के रास्ते पर खाद्यान्न के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की चुनौती का मुकाबला किया, संघर्ष किया और उसकी अगुवाई की पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने, बंगाल के किसान ने। आज वो हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सालों सालों तक अपने लिए न्याय और हक की लड़ाई मांगता रहा और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे बैठे अपने प्राणों की बलि दे चुके। आप किसान को एक अलग जाति परिभाषित करके केवल थोथे और खोखले नारों में, शब्दों में, बयानों में, मैं आज महावीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के उस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं जहां सारा मुल्क आकर अहिंसा की उपासना करता है, पूजा करता है। प्रधानमंत्री जी, आप केवल नारों से नहीं, बयानों से नहीं, ये केवल आपके पास शब्द जाल में इस मुल्क के जवान को, किसान को उलझाने के लिए केवल नारे और ढकोसले बचे हैं। अगर आप वास्तविक अर्थों में करना चाहते हो तो फिर आओ, किसान की एमएसपी की बात करो, जवान के साथ न्याय की 5% न भी अनुसूची की बात करो। भारत का सुनहरा भविष्य तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकता जब तक आदिवासी, पिछड़ी जातियों के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत का भविष्य तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक किसान के घर में आत्मनिर्भरता और संपन्नता, उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ जाती। मैं तो कभी कभी आज कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री 15वें साल प्रधानमंत्री बनने के बाद कहें, मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का गेहूं महीने का प्रति व्यक्ति देता हूं। प्रधानमंत्री जी, 10 साल बाद अगर आप ये कहते
मैं जब आया था तो 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पर अपना जीवन बिताते थे। मैंने आने के बाद किसान को इस आत्मनिर्भरता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उन 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोग अपने घर पर दरवाजे मांगने आने वालों को 5 किलो की खैरात देने की स्थिति में आ गए। तब तो मानते कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। 80 करोड़ लोग झोली मांगकर 5 किलो की खैरात पर पलते रहे और भारत के प्रधानमंत्री इसको उपलब्धि और गौरव के रूप में प्रचारित करते रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इन चुनौतियों से किसान को निकालने के लिए, इन चुनौतियों से जवान को निकालने के लिए अब नारों में, ठकोसली आवाजों में बहने के बजाय जिम्मेदारी से अपने हक और अधिकार, न्याय और इंसाफ की आवाज को, भाषा को समझना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी आप लोगों की लड़ाई में जान की बाजी लगाकर राजस्थान के कोने कोने को सगाने का प्रयास किया है। फिर कोई ऐसी नौबत आई, भगवान करे ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपके हक और अधिकार की लड़ाई का अवसर आया तो प्रहलाद गुंजन को आवाज देकर देखना, जान की बाजी लगाकर आपके लिए खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना आज आपसे करना चाहता हूं, बंदी मुट्ठी लाग की और खुल गई तो खाक की। जो इस कार्यक्रम को लेकर 2 दिन से चर्चाएं सुन रहा हूं, आपस के भेदभाव की, फूट फाट की, वो चर्चाएं समाप्त होनी चाहिए। संगठन की शक्ति एक मुखी होनी चाहिए। मतभेद अंदर भेद हो तो घर में बैठकर निपटा लें। सार्वजनिक रूप से मतभेद बाहर नहीं आने चाहिए। अगर सार्वजनिक रूप से मतभेद बाहर आ गए, मुट्ठी खुल गई तो खाक की कीमत हो जाएगी। और इसीलिए सारे लोग एकजुट रहे, एक मुखी रहे। मैं कुछ और भी बातें करता, लेकिन यहाँ मंच मर्यादित नहीं, अनुशासित नहीं, व्यवस्था संचालित कुशलता से नहीं, जिम्मेदारी से नहीं, क्या किस दिशा में सभा जाने वाली है, कोई एजेंडा नहीं, मुझे सेल्फ ही खड़ा होना पड़ा। मुझे लग रहा है कि ये कब तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एजेंडा क्या है, किस पर चर्चा करनी है, मैं इतना जिम्मेदारी से आज आपसे कहना चाहता हूं। ये करौली के लोग, माधोपुर के लोग, दौसा के लोग कभी कोटा मेरे पास आते हैं, कोचिंग का हब है, मदद मांगने के लिए तो एक एक बच्चा घुटकर खड़ा होकर कह सकता है मैं हर सूरत में उनकी मदद करता हूं। और आगे भी आपको भरोसा दे रहा हूं, कोटा में कोचिंग के संदर्भ में आपके बच्चों को, गरीबों के बच्चों को किसी भी प्रकार की न्याय संगत मदद की आवश्यकता होगी तो प्रहलाद गुंजन पूरी ताकत से आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को बाबा के संस्कारों से परिपूर्ण करो, बाबा के संस्कारों से। मैं तो आईएएस लोगों से भी कहता हूं, कई बार कोई आईएएस बन जाता है, कोई थानेदार बन जाता है और समाज पर आकर राठौड़ी करता है। तब मैं उनसे कहता हूं कि तुम आईएएस बन गए, समाज पर राठौड़ी कर रहे हो, तुम्हें आईएएस बनाना किसी सरकार के बूते नहीं था, तुम्हें आईएएस बनाना तुम्हारे माता पिता के तो बूते था ही नहीं, तुम्हें आईएएस बनाया तो इस समाज ने बनाया। एक एक गरीब आदमी 2 रुपए का बीड़ी का बंडल खरीद कर लाता है तो 25 पैसे का टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। उस खजाने से स्कूल की बिल्डिंगें बनती है, हजारों करोड़ रुपए यूपीएससी, आरपीसी की व्यवस्थाओं में खर्च होता है, स्कूलों के अध्यापकों की, कॉलेज के लेक्चररों की तनख्वाह पर खर्च होता है। उस आधार पर एक बच्चा पढ़कर निर्मित होता है, कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है। उसके बनने में मजदूरी करने वाले, बीड़ी पीने वाले का भी योगदान होता है। और उसमें संस्कारों के अभाव में वो ये समझता है मैंने 4 किताबें पढ़ ली, मैं थानेदार बन गया, मैं आईएएस बन गया। उसको कहना चाहता हूं, जिस हजारों करोड़ की अध्यापक, लेक्चरर, बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल व्यवस्था में पढ़कर तुम पढ़े हो, वो एक एक रुपए की मेहनत करके खाने कमाने वाले के, जूते से लेकर सिर के तेल तक खरीद कर लाने वाले के टैक्स के पैसे से जो सरकार का खजाना भरता है, उस खजाने की कीमत पर तुम निर्मित हुए हो, थानेदार बने हो, आईएएस बने हो।
तुम्हें सामर्थ्य नहीं तुम्हारे परिवार का, सरकार का, जो तुम्हें आईएएस थानेदार बना दे। तुम्हें अब से बेदारी इस समाज के प्रति निभानी है और समर्पित भाव से निभानी है, और इसी भाव से निभानी है। जो बच्चा सर्विस में जाए, सेवा में जाए, नौकरी में जाए, तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित चाहता हूं मेरे देश की धरती। हे मेरे समाज के लोगों, तुम्हें कुछ और भी दूं, और भी दूं, सेवा करूं, ये विचार आने वाली पीढ़ी में फूंकना पड़ेगा। तब जाकर हम अच्छा सुंदर चेहरा समाज का बनाने में कामयाब होंगे। जरा अब कभी कोई इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो उसकी व्यवस्था के बारे में पहले चर्चा होती है। होच-पोच कार्यक्रम नहीं हुआ करते हैं। होच-पोच कार्यक्रमों का परिणाम होच-पोच होता है। बैठक में कई बार कहता हूं